अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेल ज़ोलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ कोई तो आसरा मिले नॉवेल की डबल धमाका एपिसोड नंबर 3 और 4। अभी क्योंकि नॉवेल शुरू है इसलिए स्टोरी इतनी वाज़ेह नहीं है। आप नॉवेल को जानना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा क्योंकि मैं जानती हूँ ये नॉवेल आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। नॉवेल का नाम है कोई तो आसरा मिले। एपिसोड नंबर 3 और 4 कंबाइंड एपिसोड है आज। अस्सलाम वालेकुम बीजान। उन्होंने बात करके फ़ोन रखा ही था कि अचानक उभरती आवाज़ पर सामने देखा, जहां माहीन अंगूरी रंग के ब्रांडेड सूट में मलबूस, गले में दुपट्टा लटकाए, बालों की ऊंची पूनी किए अपने लापरवाह हुलिये में अनाया के हमरा खड़ी थी, जिसने उसके बरक्स महरून रंग के सूट में सर पर दुपट्टा ओढ़ रखा था। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी नहीं उठ गई आप दोनों? अभी तो बस 11 बजे हैं। सलाम का जवाब देकर वो नाराज़गी से तंजिया गोया हुई। उनके तंज पर माही कहकहा लगा उठी और अनाया मुस्कुराकर सर झुका गई। उनकी ढिठाई देखती वो खफगी से घूर कर रह गई। अरे मेरी प्यारी बीजान, गुस्सा मत करें ना आप, सिर्फ हंसते हुए अच्छी लगती हैं। वो आंखें पटपटाकर मासूमियत से बोली, जिस पर वो ना चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। याहू, ये हुई ना बात। देखो अन्ना, बीजान मुस्कुराते हुए कितनी क्यूट लगती हैं। उनके मुस्कुराने पर वो खामोशी से भरपूर लहजे में अनाया से बोली, जो उसकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। बिल्कुल, आपके मुस्कुराने से इस घर में रौनक है नानू। उसने भी सच्चे दिल से उनकी तारीफ की, जिस पर वो निहाल होती उठ के आगे बढ़ती, उन्हें गले लगाकर उनकी पेशानियां चूम गई। दरवाजे में खड़े 3 वजूद मोहब्बत के ये मुजाहरे देखकर सदमे में चले गए थे। दिस इज़ नॉट फेयर बीजान। हमारे सामने इन चुड़ैलों को प्यार करते आपका दिल खौफ खुदा से ना कांपा? ये दुखी आवाज़ सैफ की थी, जो अब ऑन के कंधे पर सर रखकर अपने नादीदा आंसू साफ कर रहा था। बिल्कुल बीजान, हमें क्या कचरे से उठाया था जो ऐसी नाइंसाफ़ी करती हैं आप? अब के अदीत भी हाथ नचाकर बोला, जिस पर पहले ही आग बगूला होती माही भड़क उठी। बिल्कुल कचरे से उठाया था, और माफ़ करना प्यार लेने वाली शक्ल भी होती है। ये मुंह और मसूर की दाल। वो चमक कर बोली। अपनी इस इज्जत अफजाई पर इससे पहले वो आस्तीन चढ़ाकर मैदान में उतरते, बीजान सरत से बोली, बस बस, हम आप सबसे प्यार करते हैं। माँ का प्यार सारी औलाद के लिए बराबर होता है, समझ गए आप? उनके ममता भरे लहजे पे वो सब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए थे। जानते थे कि बीजान की उनमें जान बसती है, मगर एक ऐसा वजूद भी था जो उनके प्यार मोहब्बत से आज तक महरूम था। क्या देख रही है मेरी बच्ची? वो खिड़की से बज़ाहिर बाहर देखती खामोश आंसू बहा रही थी। अम्मा बी की आवाज़ पर सरहद से आंसू साफ करके मुड़ी, मगर वो उसके आंसू देख चुकी थी। कुछ नहीं अम्मा, ऐसे ही आसमान को देख रही थी। देखे ना, इसने कितनों को अपनी आगोश में ले रखा है। कितना बड़ा दामन है इसका, सिर्फ इंसानों के दामन तंग पड़ जाते हैं। उसके लहजे की यासियत और तलखी ने अम्मा बी का दिल चीर दिया था। ऐसा नहीं कहते मेरी जान, कुछ लोग मजबूर भी तो होते हैं। वो तावाज़ुन रखना नहीं जानते और ज़िंदगी की अहम बाजी हार जाते हैं। उन्होंने नामहसूस अंदाज में सफाई पेश की, जिस पर ज़मीन के लबों पर अजियत भरी मुस्कुराहट रेंग गई। मजबूर लोग सिर्फ बाजी नहीं हारते अम्मा, बल्कि अपने से मुंसलिक लोगों को तकलीफ़ की उस खाई में धकेल देते हैं जिससे बाहर निकलने में उन्हें उम्रें लग जाती हैं। ज़मीन के गहरे तज्जिए पर वो गहरा सांस लेकर रह गई। अच्छा छोड़ो, आओ खाना खा लो, तुम्हारी पसंद का बना है सब कुछ। और अपनी दवाई ले ली तुमने? उन्होंने मौजू बदल दिया। उनके इस सवाल पर वो सर हिलाकर खिड़की से हटकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। वो उसे ही देख रही थी। ग्रे सादे सूट में मलबूस, बालों का जूड़ा बनाए जो अब बिखर चुका था, कमज़ोर जिस्म, चेहरे पर खंडी जर्दी और सियाह नम आंखों में गहरी उदासी। उसकी बेरंग ज़िंदगी को देखकर हमेशा उनके दिल से उसके लिए दुआएं निकलती थी कि कोई ऐसा हो जो उसके सारे दुखों का मदावा कर दे। मगर उन दुखों का मदावा होता था या उसे और दुख मिलने थे, ये किस्मत ने तय करना था। ये एक वसी मैदान था, जिसमें एक तरफ गांव के लोग और उनके सामने चारपाइयों पर
جرگے کے معزز بزرگ بیٹھے تھے۔ یہ جرگہ دین محمد جو گاؤں کا نمبردار تھا کے بیٹے ناظم کے گناہ کی سنوائی کے لیے لگا تھا، جس نے گاؤں کے کسان منصور کی بیٹی شانوں سے زیادتی کی تھی۔ وہ سب سردار بی بی اور ان کے پوتے کا انتظار کر رہے تھے جن کی موجودگی میں فیصلہ ہونا تھا۔ اچانک وہاں سیاہ پراڈو آ کر رکی، جس کی ڈرائیونگ سیٹ سے سردار ادیان شاہ سفید کلف لگے سوٹ پر سیاہ مردانہ شال اوڑھے، پاؤں میں سیاہی کھیڑی پہنے اپنے پورے قد سے اترا تھا۔ اٹھی گردن سمیت اس نے پچھلی طرف کا دروازہ کھولا، جہاں سے بی جان سفید شلوار قمیض میں سر پر دوپٹہ اوڑھے ادیان کا ہاتھ تھام کر اتری تھی۔ وہ ان کا ہاتھ تھامے چلتا ہوا انہیں ان کی مخصوص نشست پر بٹھا کر ان کے پیچھے پشت پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ سنوائی شروع کی جائے۔ بی جان اپنے مخصوص جلال بھرے لہجے میں گویا ہوئی، جس پر چہ مگوئیاں کرتے مجمع کو سانپ سونگھ گیا۔ پیش ہوئے گواہ نے بغیر ڈرے ساری بات بتا دی، کس طرح ناظم نے شانوں کو اپنا شکار بنا کر کھیتوں میں پھینک دیا، جس پر اس کے ساتھی اور باپ بوکھلا گئے، کیونکہ ان کا الزام یہ تھا کہ یہ سب باہمی رضامندی سے ہوا تھا۔ اس جرگے کا فیصلہ میرا پوتا اور ہونے والا سردار طے کرے گا۔ تمام گواہیوں اور ثبوتوں کو سننے کے بعد فیصلے کا اختیار بی جان نے سب کی باہمی رضامندی سے ادیان کو سونپا، جس کی رنگت ناظم کی ڈھٹائی سے شانوں پر الزام لگانے پر دہک کر سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ اسلام میں سانی کی سزا 100 کوڑے ہے، یہی سزا تمہاری بھی ہے۔ اگر تم منصور کی بیٹی کو عزت سے اپنے نکاح میں لے کر خوش رکھنے کا وعدہ کرتے ہو تو تمہاری سزا میں ترمیم کی جائے گی، ورنہ میں تمہیں سر عام شریعت کی منتخب کردہ سزا دوں گا۔ وہ اپنی بھاری آواز میں سرد و سپاٹ انداز میں بولا۔ بظاہر اسے چوائس دی گئی تھی، مگر یہ حکم تھا جو وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا اور جس پر اسے سر خم تسلیم کرنا ہی تھا۔ کوئی اور راستہ جو نہ تھا، چنانچہ انہوں نے باہمی رضامندی سے فیصلہ قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر میں نکاح کی سنت ادا کر دی گئی۔ ہمیں آپ پر فخر ہے ادیان، آپ نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ وہ لوگ واپس جا رہے تھے جب وہ فخریہ بولی، جس پر اس نے محض سر ہلا دیا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ اس کے اتنے ٹھنڈے انداز پر وہ گہری سانس بھرتی باہر کے مناظر دیکھنے لگی۔ کیا دیکھا جا رہا ہے بھائی اپنی ان ٹھرکی نظروں سے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سامنے اٹھی، جہاں ماہی ارد گرد سے بے نیاز باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی اتنی گہری محویت پر وہ کچھ مشکوک ہوتی بولی تھی، پر جواب ندارد۔ اچھا، تو ادیان بھائی کو دیکھا جا رہا ہے؟ ایسے بے خبر ہو کر۔ جواب نہ ملنے پر وہ کچھ آگے آئی اور نگاہ سیدھا پورچ میں کھڑی گاڑی سے نکلتے ادیان پر پڑی، جو اب بی جان کو سہارا دے کر اندر لے جا رہا تھا۔ وہ شاید جرگے سے لوٹے تھے، ان سے نظریں ہٹا کر ماہی کو دیکھا، جو اب بھی اس کی موجودگی کو فراموش کیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے نیچے دیکھا، جہاں اب کوئی نہ تھا۔ کچھ خائف ہو کر اس نے ماہی کو جھنجھوڑا، جس پر وہ چونک کر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ او انا، تم کب آئیں؟ تب ہی جب تم ادیان بھائی میں گم تھی، اور اتنی گم تھی کہ میری آمد کا پتہ نہیں چلا تمہیں۔ وہ کچھ نروٹھے پن سے طنزیہ گویا ہوئی، جس پر ماہی سر جھکا گئی۔ خود کو بے نام منزلوں کی جستجو میں ہلکان مت کرو ماہی، اختتام پر موجود اندھی گلی تمہیں اذیت دے گی۔ اس کے سر جھکانے پر اس نے سنجیدگی سے نصیحت کی۔ اس کی اتنی صاف گوئی ماہی کا دل چیر کر اس کی آنکھیں نم کر گئی۔ یہ میرے بس میں نہیں ہے انا، میں جب جب انہیں دیکھتی ہوں بے خود ہو جاتی ہوں، پھر بھی کیوں ان تک میری محبت کی آنچ نہیں پہنچتی؟ وہ اذیت سے لب بھینچ کر بولی۔ وہ ایک پتھر ہے ماہی، تم خود کو ٹکرا کر پاش پاش ہو جاؤ گی، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پلیز خود کو سنبھالو۔ میں ان سے محبت کرتی ہوں تو انہیں میرا ہونا ہوگا، سنا تم نے، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ اس کی بات سنتی وہ ضدی لہجے میں چیخی تھی، جس پر انایا نے دہل کر اسے گلے لگا لیا۔ اس کے بازوؤں میں چھیلا چھپائے وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی چلی گئی۔ وہ ضرور تمہیں ملیں گے ماہی، فکر مت کرو، میری دعا ہے وہ تمہارا مقدر بنے انشاءاللہ۔ اس کے جنون پر وہ خائف ہوتی اس کے حق میں دعا کر گئی، مگر یہ دعا قبول ہونی تھی یا نہیں، یہ تو وقت نے طے کرنا تھا۔ 8 منزلہ عمارت کے ٹاپ فلور پر کونے میں بنے سیاہ اور سفید امتزاج کے کمرے کا ماحول دھوئیں سے بوجھل تھا۔ گلاس وال کے سامنے کھڑا وہ سیاہ جینز شرٹ میں عام حلیے میں بھی ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ لبوں میں سگریٹ دبائے، گہری بھوری آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں لیے، پیشانی پر بکھرے بال اور پیچھے بنی پونی، ایک ہاتھ گلاس وال پر ٹکائے وہ کسی گہری سوچ میں گم تھا۔ آنکھوں میں موجود سرخ ڈورے بے خوابی کے گواہ تھے۔ آنکھوں کے پردے
पर्दों पर डरा सहमा सरापा रोशन हुआ, जिसकी सियाह आंखें उसकी जिंदगी में मौजूद अंधेरे से मुताबिकत रखती थी। खौफ से लरसते होंठ, सांसों की तेजी से गर्दन में होती हलचल और शहरक के पास चमकता तिल, हर बार की तरह आज भी उसके वजूद में बेचैनियां भर गया। इसी बेचैनी में उसने जलता सिगरेट मुट्ठी में दबोच लिया। हाथ में होती जलन से वो यकसर बेपरवाह था कि ये जलन उस आग के सामने कुछ न थी जो उसके सीने में भड़क रही थी। यू विल बी माइन माई एंजल सून, वेरी सून, वो मध्यम अंदाज में बुड़बुड़ाया तो लहजा में बला की जुनू खेजियाँ मौजूद थी। आंखों की तपिश जानलेवा थी। ये जुनू किसी की बर्बादी था या कुछ और, ये सिर्फ वो वजूद जानता था। मेरा वहाँ क्या काम बाबा, आप खुद चले जाए ना। वो लाउंज में बैठा सेल चेक कर रहा था। उनके नए हुक्म पर तिलमिला उठा, और हुक्म भी क्या, वो उनकी जगह किसी कॉलेज में चीफ गेस्ट बनकर जाए, जिस पर वो झंझलाकर इनकार कर गया। उसके कोरे जवाब पर वो उसे घूर कर रह गए। वहाँ तुम ही जाओगे, बस बात ख़त्म, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स। अब के वो अपने मखसूस हुक्मिया लहजे में बोले, जिस पर वो खून के घूंट पीता सर हिला गया। पर ये आखिरी बार है, सुन लें आप। उसने नरूठेपन से वार्निंग दी जो उन्होंने हवा में उड़ा दी। बात की बाद में देखी जाएगी, तुम रेडी हो जाओ जाकर, फास्ट। वो उसके चेहरे के बने जावियों पर मुस्कुराहट छुपाते, सख्त लहजे में बोलते बाहर निकल गए। हाय, दुनिया के फजूल तरीन कामों के लिए इन्हें मैं ही मिलता हूँ। मैं बेचारा मासूम, उफ। वो पीछे दुख से बुड़बुड़ा कर रह गया। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में हलचल मची थी। ये एक फेयरवेल सेरेमनी थी, जिसमें रुखसत होने वाले कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को उनकी कारकर्दगी पर इनाम देना था। इसके लिए प्रिंसिपल ने शहर के मशहूर बिजनेसमैन बाबर शाह को मदऊ किया था। फंक्शन शुरू होने ही वाला था, इसलिए लड़कियों में अफरा तफरी मची हुई थी। यार अलीना, मान जाओ, अब जोया नहीं आई, मैम परेशान हो रही हैं। एक कंपेयरिंग ही तो करनी है, प्लीज़ मान जाओ। जोया के ना आने पर मैम ने अलीना को मनाने की जिम्मेदारी सबा को दी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। कंपेयरिंग की वजह अलीना की प्यारी आवाज़ थी, इसलिए काफ़ी देर से वो उसे मनाने में लगी थी। बात कंपेयरिंग की नहीं है सबा, बात यह है मैं वहाँ बोलूँगी क्या, मेरी तैयारी भी नहीं है। वो कुछ तिस तिजिप जिप से बोली। यार ये पेपर सामने होगा तुम्हारे, देख कर बोल देना। अब बस बात ख़त्म करो और ये लो, कुछ पढ़ लो इसमें से। उसकी नीम रजामंदी पर वो सरद से उसे पेपर थमाकर ये जा वो जा हुई कि ये ना हो वो मुकर जाए। पीछे वो उसकी जल्दबाजी पर उसे कोसती रह गई। उसे पूरा यकीन था कि ज़रूर उसी ने मैम को भड़काया होगा। फंक्शन शुरू हो चुका था। वो सियाह डिनर सूट में अपनी ठटका देने वाली पर्सनैलिटी समेत अकड़ कर स्टेज के सामने मौजूद सोफे पर बैठा था और अंदर ही अंदर पेचो ताप खा रहा था। इससे पहले वो उठकर वहाँ से भागता, उसके कानों से एक खूबसूरत आवाज़ टकराई, जिस पर उसने सामने स्टेज पर देखा। स्याह फ्रॉक पहने, हमरंग हिजाब किए, माइक के सामने खड़ी वो कुछ कह रही थी, जिसे समझने से वो गाफिल रहा कि वो तो उसके नकूश असपर करने में मगन था। शहद रंग आंखें, खड़ी नाक, भरे भरे होंठ और उनके पास चमकता स्याह तिल अजलान के दिल की दुनिया तहोबाला कर गया। एक लम्हे की बात थी जिसे यूरोप की खूबसूरती मुतवज्जा न कर पाई। वो सामने मौजूद आम से नकूश वाली लड़की के सामने हार गया। अपनी सोचों में गुम वो उसके स्टेज से हट जाने पर अनजान ही रहा। तालियों की आवाज़ पर उसे चौंक कर सामने देखा, जहाँ उसकी गैर मौजूदगी उसे कुछ बेचैन कर गई। सॉरी। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है और माजरत के साथ आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, गला बहुत ख़राब है मेरा, उसके बावजूद मैंने वॉइस डब किया है। गलतियों को इग्नोर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।